अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ आईकैप का ऑटम 2022 का क्वेश्चन नंबर 3 FAR 1 कैप 1 पास पेपर्स का डिस्कस करता हूं, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का सवाल है। और इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारे लिए क्या है। तो सवाल की रिक्वायरमेंट अगर हम पहले देख लें, तो इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर OFC's स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2021। 10 मार्क्स है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट बनानी है। और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 दिया हुआ है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो होता है वो आपका एक तरह से बैंक अकाउंट होता है। और इसमें डेबिट साइड पर जितना भी जहां जहां से पैसा रिसीव किया है वो आ रहा होता है, और क्रेडिट साइड पर जितनी जहां जहां पेमेंट्स करी हैं वो पेमेंट्स मेंशन होती हैं। तो रिसिप्ट्स के साइड पर आपके पास जो जो पैसे रिसीव है वो है। अच्छा देखिए, ये ओरेकल फैमिली क्लब OFC जो है ना, वो फॉर्म कब हुआ था? जनवरी 2021 को। और हमें इसका जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है वो 31 दिसंबर 2021 को बनाना है। लिहाजा ये बात रखिएगा कि ये कंपनी का पहला साल है। ठीक है। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 में सब्सक्रिप्शन आई हुई है 2021 की 2.8 मिलियन। 2021 वाले साल की ये सब्सक्रिप्शन की वैल्यूज है। 2021 के जो भी मेंबर्स होंगे उन्होंने जो हमें सब्सक्रिप्शन के पैसे दिए होंगे। 2022 की 1360 की अमाउंट आ रही है। 2022 की 1360 की अमाउंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगले साल के पैसे मुझे एडवांस में रिसीव हो गए। अब अगर मुझे 2022 के कुछ पैसे एडवांस में 2021 में रिसीव हो गए तो वो 2021 की इनकम नहीं है। ज्वाइनिंग फीस 2.1 मिलियन। क्लब में जो मेंबर्स ज्वाइन करते हैं उनकी एक 2.1 मिलियन की फीस कोई होगी। कैंटीन मेरे पास होगी, उससे जो सेल से पैसा आया। लाइफ टाइम मेंबरशिप की फीस है 1.84 मिलियन, यानी कि जो मेंबर्स ने लाइफ टाइम की मेंबरशिप ले ली उनसे जो पैसा आया। पेमेंट साइड पर सैलरी की पेमेंट है, रेंट की है। इक्विपमेंट की पेमेंट का मतलब मैंने कोई इक्विपमेंट परचेज करी होगी। 10% फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया होगा जहां पर आपको सालाना 10% का रिटर्न मिलता होगा, और वहां पर आपने 2.02 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे लगे। कैंटीन परचेजेस, जो आपके पास कैंटीन थी उसके लिए आपने कोई इन्वेंट्री वगैरह खरीदी होगी, चीजें खरीदी होंगी। और क्लोजिंग बैलेंस यानी कि कैरेट डाउन। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। इसमें आपके पास सैलरीज आ रही हैं। इस साल की जो सैलरीज हैं वो कितनी है, रेंट कितना है इस साल का, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट की अमाउंट कितनी है, सरप्लस कितना है, यानी कि इनकम्स ओवर एक्सपेंसेस। जितनी भी आपकी इनकम्स है ना उसको ऐड करके एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो इतना बच जाएगा। इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना है, लाइफ टाइम मेंबरशिप की अमाउंट जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड करी है वो कितनी है, प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन जो कैंटीन में चला रहा था उससे मुनाफा कितना हुआ। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है OFC ऑल्सो ऑपरेट्स अ कैंटीन। ऑल सेल्स एंड परचेजेस ऑफ कैंटीन आर मेड फॉर कैश। इस क्लब की कोई कैंटीन भी है और जितनी भी चीजें बेची या खरीदी जाती हैं वो कैश पर होती हैं। सैलरी ऑफ कैंटीन सेल्समैन अमाउंटेड टू ₹90,000 इज इंक्लूडेड इन पेमेंट्स। कैंटीन का जो सेल्समैन था उसकी जो सैलरी थी वो 90,000 थी। सैलरी ऑफ कैंटीन सेल्समैन अमाउंटेड टू 90,000 इज इंक्लूडेड इन पेमेंट्स। और ये जो आपको ऊपर सैलरीज की पेमेंट्स नजर आ रही है ना, 6,40,000,
इसमें कैंटीन वाले बंदे की सैलरी की पेमेंट भी शामिल है ऑलरेडी। अब हमें जो है वो इस कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब आप बनाते हो तो आप हेडिंग डाल देते हो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, साल वगैरह लिख देते हो, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31st December 2021। सबसे पहले आपके नॉन करंट एसेट्स आते हैं, तो आप नॉन करंट एसेट्स लिखोगे। नॉन करंट एसेट्स में आपके पास, अगर आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखो ना, तो आपको ये नजर आ रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने 2560 की इक्विपमेंट परचेज करी है। ये एक नॉन करंट एसेट नजर आ रहा है मुझे। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए मैंने 1.5 मिलियन पे करे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट आ रहा है 200। तो मेरे नॉन करंट एसेट्स में एक तो इक्विपमेंट होगा। अच्छा, क्योंकि हम नेट बुक वैल्यू पर सारी अमाउंट्स लिखते हैं, तो 2560 माइनस 200, ठीक है। यानी कि इक्विपमेंट की वैल्यू आएगी 2560 माइनस 200, यानी कि ये आ जाएगी 2360। ठीक है जी। अच्छा, कॉमा जरा डाल दूं मैं। ये हो गई इक्विपमेंट की वैल्यू। इसके बाद आपके पास जो है ना वो आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? कभी भी कोई चीज कंस्ट्रक्ट हो रही होती है तो वो आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। यहाँ पर आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, जिस दिन तक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन नहीं होगी आप उसको कैपिटलाइज कर रहे होगे, और अभी तक आप उस पर 1.5 मिलियन का खर्चा कर चुके हो, लिहाजा आपके पास नॉन करंट एसेट्स का टोटल 3860 आ गया। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने करंट एसेट्स पर। अच्छा, अब जब करंट एसेट्स की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें जनरली स्टॉक लिखना होता है ना, इन्वेंट्री। अब क्या इस क्लब के पास कोई इन्वेंट्री होगी? देखिए, क्लब के पास एक कैंटीन है। अब जो वो कैंटीन है और वो कैंटीन से चीजें बिकती हैं, कैंटीन के लिए चीजें खरीदी जाती हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कैंटीन जो है ना उसकी कोई क्लोजिंग इन्वेंट्री हो। तो हमें करना ये पड़ेगा कि हमें कैंटीन का जो है ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसूलन दूसरे सवालों में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में से कुछ वैल्यूज दी हुई है ट्रेडिंग अकाउंट की। मिसाल के तौर पे प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन दिया हुआ। तो जरा इसकी मैं एक वर्किंग करता हूँ आपके साथ, अब जरा इसको गौर से देखिएगा। देखिए, कैंटीन का अगर ट्रेडिंग अकाउंट में अपनी वर्किंग में बनाऊं, कैंटीन ट्रेडिंग अकाउंट, तो कुछ सेल्स होगी, उसमें से लेस हो रहा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेजेस आती हैं उसमें ऐड होती हैं। जो आंसर आता है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो माइनस हो जाता है। इस तरह हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम सेल्स में से माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर दिए जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब देखिए, जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है उसमें एक कैंटीन की सेल्स दी हुई है 720 की, और कोई क्रेडिट सेल्स नहीं है। कैसे पता सर? ऐसे पता क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है OFC ऑल्सो ऑपरेट्स अ कैंटीन, ऑल सेल्स एंड परचेजेस ऑफ कैंटीन आर मेड फॉर कैश। जितनी भी चीजें खरीदी गई हैं या बेची गई हैं वो कैश पर ही हैं। तो सेल्स की वैल्यू इफेक्टिवली हमें अवेलेबल है 720। अच्छा, कंपनी का क्योंकि पहला साल है ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है। अच्छा सर, परचेजेस कितनी होंगी? परचेजेस की अगर बात करते हैं तो आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए, कैंटीन की परचेजेस के लिए आपने 700 पे किए हैं, और सिर्फ यही परचेजेस होंगी, कोई क्रेडिट परचेजेस नहीं है, क्योंकि सवाल में क्लियरली मेंशन है ऑल सेल्स एंड परचेजेस ऑफ कैंटीन आर मेड फॉर कैश।
तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस दोनों को ऐड किया, इसमें से माइनस क्या होता है, इसमें से माइनस हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें नहीं पता, ग्रॉस प्रॉफिट भी अभी होल्ड पर रखते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या पता है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है सैलरी ऑफ कैंटीन सेल्समैन अमाउंटेड टू ₹90,000 इज इंक्लूडेड इन पेमेंट्स। यानी कि ये जो सैलरी की 6,40,000 की पेमेंट दी हुई है, इसमें से 90,000 की पेमेंट जो है वो कैंटीन के किसी स्टाफ की है, यानी कि कैंटीन का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और इसके अलावा कोई और ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो नहीं बताया हुआ, तो यही माइनस 90 का ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। ठीक है जनाब। अच्छा, नेट प्रॉफिट पता है? हाँ, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैंटीन का नेट प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन 30 लिखा है, तो ये चीज 30 है, ये पहले ही दिया हुआ है। तो अब अगर आप रिवर्स वर्किंग करते हो कि अगर आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 90 है और नेट प्रॉफिट 30 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 120 होगा। रिवर्स वर्किंग कर कर ये वैल्यू आएगी। ये 90 है, 120 में से क्या माइनस होगा? 90 माइनस होगा तो 30 बचना चाहिए, तो 30 आपको पता था, 90 आपको पता था, तो पिछली वैल्यू 120 होगी। अब ये अगर 120 होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? अगर सेल्स 720 है और ग्रॉस प्रॉफिट 120 है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होता है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है ना। तो 720 में से 120 अगर निकालते हैं तो 600 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। रिवर्स वर्किंग करी है मैंने कि मुझे 720 पता था, मुझे 720 के बाद मुझे 120 भी पता था, तो मैंने रिवर्स वर्किंग करी और मैंने कहा भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा 600 होगा। अब ओपनिंग स्टॉक 0 है, कंपनी का पहला साल है, परचेजेस 700 है, 700 में से क्या माइनस करूं कि 600 बच जाए? सर 100 माइनस करेंगे ना तो 600 बचेगा। तो ये आपका P&L इस तरह से रिवर्स वर्किंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर दूं। स्टेप नंबर 1 सेल्स की वैल्यू आपको पता थी। स्टेप नंबर 2 ओपनिंग स्टॉक 0 है, ये आपको पता था, कंपनी का पहला साल है। स्टेप नंबर 3 परचेजेस आपको पता थी, ये सवाल में लिखी हुई थी। स्टेप नंबर 4 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको पता थे, सैलरी 90 सवाल में लिखी हुई थी। स्टेप नंबर 5 नेट प्रॉफिट 30 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा हुआ था कि कैंटीन से नेट प्रॉफिट 30 हुआ है, कैंटीन का नेट प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। फिर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये वैल्यू आई, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, सो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नेट प्रॉफिट, ये वैल्यू आ गई। फिर सेल्स रेवेन्यू मुझे पता था, सेल्स रेवेन्यू में से क्या माइनस होगा कि 120 का ग्रॉस प्रॉफिट रह जाए, तो 600 माइनस होगा, तो ये आ गया। ये आ गया, तो ये पता था, ये पता था। इसमें से क्या माइनस हो, 700 में से क्या माइनस हो कि 600 बच जाए, भाई 100 माइनस करना होगा, ये एज अ बैलेंसिंग फिगर आपके पास आया। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट भी एज अ बैलेंसिंग फिगर ढूंढा, यानी कि रिवर्स वर्किंग से ढूंढा, हमें नहीं पता था। क्लोजिंग स्टॉक भी हमने एज अ बैलेंसिंग फिगर ढूंढा, रिवर्स वर्किंग से ढूंढा, हमें नहीं पता था। थोड़ा सा प्ले पॉज रिवाइंड कर कर देख लीजिएगा, वर्किंग समझ में आ जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास होगा इन्वेंट्री का वो 100 है, ये करंट एसेट्स में आता है। कैंटीन का स्टॉक 100, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो आपके करंट एसेट्स होते हैं उसमें कोई अगर रिसीवेबल है वो आता है, कोई प्रीपेमेंट है वो आता है, कोई अमाउंट रिसीव करना है किसी से वो आता है, कैश का बैलेंस है वो आता है। तो अब अगली चीज देखते हैं कि क्या आ सकती है, सब्सक्रिप्शंस। कैसे सर? अब जरा गौर से सुनिएगा। देखें, यहाँ पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 बना हुआ है, और इसमें सब्सक्रिप्शंस फॉर 2021 आ रही है 2800, यानी कि 2800 रुपए की सब्सक्रिप्शंस जो है वो मैंने रिसीव करी थी। किन से रिसीव करी थी और किस लिए रिसीव करी थी? 2021 के साल की 2800 की रिसीव करी थी। अच्छा, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाते हैं तो इसमें सब्सक्रिप्शन 3450 लिखा हुआ आ रहा है, तो सर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? अब देखिए, यहां पर ये याद रखिएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन की वैल्यू आती है ना, वो ड्यूरिंग द ईयर की जितनी इनकम होनी चाहिए ना, वो टोटल इनकम होती है। तो यहां पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जो 3450 लिखा हुआ आ रहा है, इतना इस साल का इनकम का अमाउंट है। ये सारा रिसीव हो गया हो ये जरूरी नहीं है। 3450 में से 2800 रिसीव हुआ, बाकी कब रिसीव होगा? अगले साल, लेकिन थी तो इस साल की इनकम,
तो 3450 माइनस 2800 यानी कि अभी भी 650 मुझे मजीद रिसीव करना है। इस साल की 3450 की इनकम में से 2800 रिसीव हो चुका है। 2021 की जो सब्सक्रिप्शन की वैल्यू होनी चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की वो 3450 है, उसमें से 2800 रिसीव हो चुका है। बकाया जो रिसीव नहीं होगा वो रिसीव नहीं हुआ, वो रिसीव होना है, तो वो 650 होगा। अच्छा सर, फिर ये जो सब्सक्रिप्शन 2022 की पहले से आ गई इसका क्या करेंगे? देखिए, जो 2022 की सब्सक्रिप्शन आपके पास पहले से आ गई है वो अगले साल की सब्सक्रिप्शन अभी से आ गई है, वो लायबिलिटी है, वो करंट लायबिलिटीज में जाएगा। अभी तो हम करंट एसेट्स की वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है सर, ये हो गया। इसके बाद हम एक्सपेंसेस वगैरह में देखते हैं कि देखें जिस तरह से यहाँ पर मिसाल के तौर पर रेंट देखें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 760 का रेंट आ रहा है, यानी कि इस साल का रेंट था 760। लेकिन अगर आप रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट देखते हो तो रेंट आपने पे किया है 990, तो इसका मतलब कोई प्रीपेड रेंट होगा, क्योंकि जितना रेंट का बिल बन रहा था मैंने उससे ज्यादा पे किया हुआ। अगर जितना बिल बन रहा था उससे मैंने ज्यादा पे किया हुआ है तो इसका मतलब कुछ अमाउंट प्रीपेड है। सो 990 माइनस 760 ये बनता है 230। ठीक है। इसके अलावा सर सैलरीज में भी क्या ऐसा होगा देख लेते हैं। अगर हम सैलरीज की बात करते हैं तो आपके पास जो सैलरी की पेमेंट हुई है वो 640 की हुई है। अच्छा, बुलेट नंबर 2 में लिखा हुआ था सैलरी ऑफ कैंटीन सेल्समैन अमाउंटेड टू 90,000 इज इंक्लूडेड इन पेमेंट्स। यानी कि ये जो 6,40,000 की सैलरी यहां पर मेंशन है इसमें से 90,000 की सैलरी तो कैंटीन के वर्कर की है, और वो हमने यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल भी दी है। तो 6,40,000 के दो हिस्से हैं। एक 90,000, 6,40,000 के दो हिस्से हैं। जो 6,40,000 मैंने पे करा है, जो 6,40,000 मैंने पे करा है उसमें से 90,000 कैंटीन के किसी वर्कर की सैलरी थी। बकाया कितना बच गया? 550। ये दीगर क्लब के दूसरे लोगों की सैलरी थी। अच्छा, अब जरा गौर से सुने। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 700 की जो सैलरी आती है ना उसमें कैंटीन के वर्कर्स की सैलरी शामिल नहीं होती। इसलिए क्योंकि कैंटीन के वर्कर्स की सैलरी में कैंटीन के ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस कर रहा होता हूं। तो कंपनी की इस साल की टोटल सैलरी बनती है 700 जमा 90, 790 बनती है, जिसमें से 90 कैंटीन वाले की है और 700 दीगर दूसरे लोगों की है। अब यहां पर वो कुछ ऐसा रहा है कि टोटलिटी में बात करें तो महीने की सैलरी 790 बनती थी, 90 कैंटीन वालों की और 700 दूसरों की, और उसमें से मैंने 640 को पे किया, यानी कि 150 अभी भी पे करना है। 790 सारे लोगों की सैलरी बन रही है, 640 पे किया है, तो 150 अभी भी पे करना है। दिस इज लायबिलिटी। कैंटीन की बात करें तो 90 इनकी सैलरी थी और 90 की 90 पे हो गई है, तो कोई पेएबल नहीं है। दूसरे लोगों की 700 रुपए की सैलरी बनती थी, इसमें से 550 पे किया, तो अभी भी 150 पे करना है अभी भी। तो ये पेएबल का अमाउंट है, तो यहाँ करंट एसेट्स में तो नहीं आएगा। और क्या, डेप्रिसिएशन ऊपर माइनस हो जाती है, सरप्लस, ये तो प्रॉफिट है। अच्छा, इनकम्स में सब्सक्रिप्शन वो भी देख लिया। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 150। अब इसको देखते हैं जरा कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो है उसके लिए कुछ होगा कि नहीं होगा। देखिए, आपने किसी फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा करवाए और उससे जो है ना वो जो इंटरेस्ट बनता है ना वो 150 बनता है। अच्छा, ये इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए, क्यों सर? यहाँ पर पेमेंट्स की साइड पर लिखा हुआ है 10% फिक्स डिपॉजिट 2020, यानी कि आपने किसी फिक्स डिपॉजिट में 2020 रुपीज जमा करें। जब आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा करते हो तो उसका जो रेट होता है ना उतना आपको सालाना इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, जब पैसे जमा करते हो, देखिए ये रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट है, एक तरह से ये कैश है या बैंक है जो आपके पास पैसा पड़ा था, उसमें से आपने 10% फिक्स डिपॉजिट में 2020 जमा करा, तो इसकी सर एंट्री क्या पास होती है? देखिए, इसकी एंट्री पास होगी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 2020,
और कैश या बैंक जो भी आपके पास ये रेलेवेंट ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट है वो क्रेडिट 2020। अब जरा गौर से सोचें कि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है, यानी कि हमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि जी इस अकाउंट से 2020 निकल गए। ये जो पैसे निकले हैं इस अकाउंट से, ये कोई एक्सपेंस तो नहीं है ड्यूरिंग द ईयर का, यहां से निकलकर कहीं और गए हैं, किसी और अकाउंट में गए, उस अकाउंट का नाम है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो जो डेबिट वाली चीजें ना वो हमें शो नहीं करी है। अब ये भी हमारा एसेट है ना, क्योंकि हमने अपने कैश या बैंक के जो पैसे थे नॉर्मल वाले रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, वहां से 2020 निकाले और एक और जगह जमा कर दिए, और वहां से मुझे 10% का हर साल रेट आता रहेगा और फिक्स डिपॉजिट में मैंने जमा कर दिया। सो इफेक्टिवली एक बात तो ये हो गई कि ये फिक्स डिपॉजिट भी मेरा करंट एसेट है, यानी कि ये कहीं पर मेरे पड़े हुए पैसे हैं। ठीक है जी। दूसरा, फिक्स डिपॉजिट पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना था। अच्छा, अब यहां पर किसी बच्चे का शायद ये सवाल हो सकता है कि सर 2020 आपने जमा करें, 2020 का 10% बनता है 202, 202 रुपए का आपको इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए। लेकिन यहां पर इनकम्स में इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 150 क्यों आ रहा है? तो देखो, उसकी रीजन ये हो सकती है क्योंकि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऑल्दो अगर पूरे साल मेरे 2020 रुपीज पड़े हुए होते फिक्स डिपॉजिट में, तो 10% के हिसाब से इनकम बनती 202। लेकिन यहां पर 150 इसलिए नजर आ रही है क्योंकि हो सकता है कि मैंने 1 जनवरी को पैसे जमा नहीं करवाए हो, साल के बिल्कुल पहले दिन डिपॉजिट ना किया हो, 1-2 महीने बाद किया हो, 3 महीने बाद किया हो, तो जाहिर है फिर मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा। तो ये आप ना सोचें, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन होती और उसमें ये लिखा हुआ होता कि भाई आपने 10% फिक्स डिपॉजिट जो है वो बिल्कुल ही साल के शुरू में करवाया था, तो फिर उसकी एक अलग कहानी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। लिहाजा साल के बीच करवाया होगा, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो है वो 150 इनकम्स में नजर आ रहा है। लेकिन वो 2020 इंटू 10% यानी कि 202 से मैच नहीं कर रहा। दूसरी चीज दूसरी चीज जरा गौर से सुनिएगा, अगर ये जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है ये मुझे मिल जाता है, मुझे रिसीव हो जाता है, तो एंट्री पास होती है कैश या बैंक का अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब यहां पर मुझे इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होता हुआ तो नजर आ रहा है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट यहां पर 150 रुपए रिकॉर्ड किया हुआ, क्योंकि हम अकाउंटिंग एक्रूवल बेसिस पर करते हैं। लेकिन क्या पता बैंक ने बोला हो हर साल के आखिर में हम आपको पैसे देंगे और आपकी डिपॉजिट करने के बाद 1 साल पूरा गुजरा ना हो। अच्छा, इसीलिए आप रिसिप्ट साइड देखते हो, रिसिप्ट साइड में आपको इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। 150 रुपए आपकी इनकम में आ रहे हैं, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में आपको नहीं नजर आ रहे, यानी कि आपने रिसीव नहीं किया, अभी तक आपको मिला नहीं है। सर क्या राइट स्टेब्लिश हो गया? हाँ, जैसे ही आपकी इनकम आ गई, आपका हक, आपका राइट स्टेब्लिश हो गया। लेकिन ये वाली एंट्री तब पास होती है जब आपको वो पैसे मिल भी जाएं। अभी ये मिले नहीं होंगे तो एंट्री पास होगी इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल, जो कि आपका करंट एसेट होगा। एक रिसीवेबल बुक होगा कि भाई मैंने 250 रुपए इंटरेस्ट इनकम के कमा लिया और वो कैसे रिसीव होने हैं, तो इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल आएगा। और ये भी आपका 150 का एसेट होगा। ठीक है, कहीं से रिसीव होना भी हुआ नहीं है। इसके अलावा देखिए, ये कैरी डाउन है जो रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट का 410, तो अगली बार यहाँ पर ब्रॉड डाउन आएगा। तो आपके पास कैश इन हैंड जो है वो है 410, ये भी आपका करंट एसेट है। सो आपके करंट एसेट्स के टोटल कितना हो गया? 3560। ठीक है जी, आपके करंट एसेट्स का मुकम्मल टोटल बन जाता है। अब हम आ जाते हैं अपनी करंट लायबिलिटीज पर। अच्छा जी सर, करंट लायबिलिटीज पर आ जाएं या हम, चलो टोटल एसेट्स कर लेते हैं पहले। तो हम उस अप्रोच से चलते हैं, हम टोटल एसेट्स लिखते हैं। यहां पर भी मैं फॉर्मेटिंग थोड़ी सही कर दूं। तो जनाब, कंपनी के जो टोटल एसेट्स आ रहे हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, कंपनी के मुकम्मल एसेट्स
कंपनी के मुकम्मल एसेट्स, कंपनी के टोटल एसेट्स आ गए 7420। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आगे फर्दर, और फर्दर आगे आने के लिए जो है ना, हम अब अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का चैप्टर कर रहे हैं, तो एक चीज हमारे पास जनरल फंड्स आनी चाहिए और एक आपके पास आनी चाहिए लायबिलिटी। जनरल फंड्स यानी कि एक्यूमुलेटेड फंड्स वगैरह। देखो, क्योंकि क्लब का बिल्कुल पहला साल है, तो इसका कोई ओपनिंग बैलेंस तो है नहीं। ओपनिंग बैलेंस तब होता एक्यूमुलेटेड फंड्स का जब क्लब बहुत सारे सालों से चल रहा होता। ड्यूरिंग द ईयर का जो सरप्लस है, सरप्लस फॉर द ईयर, वो आपके पास यहां पर आएगा और वो है 2330, और ये टोटल आपका बन गया 2330। ठीक है जी। इसके अलावा सर और कोई किसी किस्म का फंड वगैरह नजर आता है आपको? अच्छा, अब देखिए यहां पर अगर हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइनिंग फीस 2.1 मिलियन। ऐसा लग रहा है कि जब मेंबर्स क्लब को ज्वाइन करते हैं तो मैं उनसे कोई ज्वाइनिंग फीस ले लेता हूँ, और वो ज्वाइनिंग फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल होती है, मेरे पास डेबिट हुई हुई है, मुझे मिल जाती है। तो ज्वाइनिंग फीस भी आपके पास सॉर्ट ऑफ एक फंड्स ही है, बिकॉज आपको मेंबर से पैसे मिल गए, इसके अगेंस्ट आपने कोई किसी किस्म की सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी है, सर्विस की ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ज्वाइनिंग फीस आपके एक्यूमुलेटेड फंड्स का हिस्सा बन गई। ठीक है। अच्छा सर, लाइफ टाइम मेंबरशिप का क्या होगा? लाइफ टाइम मेंबरशिप का मतलब ये है कि किसी ने बोला कि भाई मैं हर साल की सब्सक्रिप्शन पे नहीं करूंगा, मुझे से एक साथ इकट्ठा इतना सारा अमाउंट ले लो, और फिर मुझसे सालाना कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। तो उस बंदे ने आपको 1840 टोटल रुपीज दे दिए, उसमें से आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट कर कर अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए इनकम बुक करते रहते हो, यानी कि पहले साल आपने 360 बुक किया, तो जो ज्यादा आपने रिसीव कर लिया और थोड़ा थोड़ा बुक कर रहे हो, तो वो लाइबिलिटी में होगा, लाइबिलिटी से आहिस्ता आहिस्ता इनकम में चला जाएगा। तो अब हम लाइबिलिटीज पर आते हैं। लाइबिलिटीज में सबसे पहले डेफर्ड लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप का टोटल अमाउंट 1840 रिसीव हुआ था, और उसमें से 360 का अमाउंट ऐसा है जो हमने इस बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले गए, तो मजीद 1840 माइनस 360 ये अमाउंट आपने अभी भी बुक करना है। इसके बाद सैलरीज पेएबल, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये एक लाइबिलिटी है जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट भी करी थी। आप इसकी वर्किंग रिकॉर्डिंग में वापस देख लीजिएगा 150 की। और फिर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, जो सब्सक्रिप्शन आपने एडवांस में रिसीव की थी, जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव करी थी वो 1360 है अगले साल की। ठीक है जी। तो अब हम इन सारी चीजों को ऐड करते हैं। ये आपके पास टोटल ऑफ फंड्स एंड लायबिलिटीज, देखिए इसका अमाउंट आपके टोटल एसेट्स के अमाउंट से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हमने ये सवाल सॉल्व किया, अच्छा सवाल था, छोटा सा सवाल था, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बने होंगे, और थोड़ा सा रिवर्स वर्किंग सॉर्ट ऑफ का सवाल था, तो इसको देखें, दोबारा से खुद सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें।